हसन बिन साबित हायर सेकेंडरी स्कूल, जदीद तकाज़ों से हम आहंग वसी और ईज कैंपस, फैसलाबाद में वाहिद कैडेट साज इदारा, हॉस्टल की सहूलत के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करते हैं 9th की बायोलॉजी, लेक्चर नंबर 3। पहले हमने लेक्चर नंबर 2 के अंदर पहली 5 ब्रांचेस की थी। आज हम छठी ब्रांच करते हैं और जिसका नेम है जेनेटिक्स। अब इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस। अब यहाँ पर 2 वर्ड हैं इस डेफिनेशन के अंदर। पहले ये कि ये जीन्स क्या है और दूसरा ये कि इनहेरिटेंस क्या है। इसको हम देखते हैं कि जीन्स क्या होती हैं और इनहेरिटेंस क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इनहेरिटेंस क्या है। अगर आप इनहेरिटेंस को समझेंगे तो फिर आपको इस जीन्स की समझ लगेगी। अब इनहेरिटेंस कहते हैं द ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। वालिदैन से बच्चों में खुसूसियात की मुंतकिली जो है इसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस, या दूसरे लफ्ज़ों में हम इसको विरासत भी कहते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज़ कॉल्ड इनहेरिटेंस। अब यहाँ पर वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफ़र हो रही हैं उनको हम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, यानी विरासती खुसूसियात। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि एक इंसान का बच्चा उस इंसान की तरह ही पैदा होता है। एक अगर कोई बकरी का बच्चा है तो वो उस बकरी की तरह ही होगा। क्यों ऐसा है? क्योंकि वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफ़र होती हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर। अब क्वेश्चन ये है कि उन कैरेक्टरिस्टिक्स को ट्रांसफ़र करने के रिस्पॉन्सिबल कौन हैं, या उन कैरेक्टरिस्टिक्स को कौन सी चीज़ कंट्रोल कर रही है। तो वो ये जीन्स हैं। जीन्स जो हैं ये एक विरासती यूनिट हैं, एक जेनेटिक बेसिस हैं जीन्स, जो रिस्पॉन्सिबल हैं उन कैरेक्टरिस्टिक्स को ट्रांसफ़र करने के पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। हमारे अंदर जितनी भी ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको जो चीज़ कंट्रोल कर रही है वो जीन्स हैं। तो हम कहते हैं स्टडी ऑफ जीन्स, जीन्स का मुताला एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस, और उनका उस विरासत में क्या रोल है इसको हम जेनेटिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इनटू न्यू इंडिविजुअल। एम्ब्रियो की एक नए इंडिविजुअल के अंदर जो डेवलपमेंट होती है उसको हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है वो ये कि ये एम्ब्रियो क्या होगा। एम्ब्रियो के हर डेफिनेशन के अंदर कोई ना कोई एक स्पेसिफिक वर्ड होता है जिसका मतलब आपको समझाना पड़ता है। तो यहाँ पर इस डेफिनेशन के अंदर जो वर्ड है वो है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो। अब यहाँ पर एम्ब्रियो को अगर हमने देखना है तो यहाँ पर आपको मैं बताते चलूँ कि स्पर्म प्लस एग, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जब मेल से स्पर्म और फीमेल से एग आपस में मिलते हैं तो वो एक नई चीज़ बना देते हैं जिसको हम कहते हैं ज़ाइगोट। अब ज़ाइगोट के अंदर मुसलसल डिवीजन होती है, बार बार डिवीजन होती है। उस बार बार डिवीजन के नतीजे में ज़ाइगोट एक टाइनी ऑर्गेनिज्म के अंदर तब्दील हो जाता है जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो। अब ये एम्ब्रियो से आगे फिर कंप्लीट ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है, यानी एम्ब्रियो एक टाइनी ऑर्गेनिज्म है और उस एम्ब्रियो से एक इंडिविजुअल बनेगा। उसके बाद फिर वो जो एम्ब्रियो है वो इंडिविजुअल के अंदर तब्दील होता है। तो ये एम्ब्रियो यानी स्पर्म और एग आपस में मिलेंगे तो ज़ाइगोट बनेगा। ज़ाइगोट के अंदर बार बार डिवीजन होगी और उसके नतीजे में एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो जो है वो फिर एक इंडिविजुअल के अंदर तब्दील हो जाएगा। तो यहाँ पर इस एम्ब्रियोलॉजी के अंदर हम ये स्टडी करते हैं कि ये स्पर्म और एग आपस में कैसे मिलते हैं, वो ज़ाइगोट के अंदर कैसे तब्दील होते हैं, ज़ाइगोट से फिर वो एम्ब्रियो कैसे बनता है, और एक एम्ब्रियो से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है। इन तमाम स्टेजेस को हम बायोलॉजी की जिस ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं उस ब्रांच को हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी।
और उसके बाद है हमारा हम नेक्स्ट जो ब्रांच है उसको हम कहते हैं टेक्सोनोमी, स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स इज कॉल्ड टेक्सोनोमी। अब इसका क्या मतलब है, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है। अब देखें, अगर दुनिया के अंदर लातादाद मिलियन ऑफ स्पीशीज़ पाई जाती हैं, अब एट अ टाइम उन तमाम स्पीशीज़ को स्टडी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इस वजह से साइंटिस्ट ने क्या किया, टेक्सोनोमिस्ट ने क्या किया, उनने अपनी आसानी के लिए ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर तब्दील कर दिया और सब ग्रुप्स के अंदर तब्दील कर दिया। जिस तरह आप देखते हैं कि साइंस को उन्होंने अपनी स्टडी में आसानी के लिए मेजर ग्रुप्स के अंदर तकसीम किया, उनकी मेजर ब्रांचेस बना दी। उन ब्रांचेस में से फिज़िक्स भी है, बायोलॉजी भी है और केमिस्ट्री भी है, जियोग्राफी भी है। ये तमाम ब्रांचेस हैं सिर्फ स्टडी में आसानी के लिए। अब बायोलॉजी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसके अंदर हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी बायोलॉजी के अंदर आ जाती है। ओवरऑल बायोलॉजी को स्टडी करना बहुत मुश्किल था। अब साइंटिस्ट ने अपनी आसानी के लिए बायोलॉजी को भी मुख्तलिफ ब्रांचेस के अंदर डिवाइड कर दिया, जिनको हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। इस तरह ऑर्गेनिजम्स को भी डिफरेंट ग्रुप्स और सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। जिस तरह आपका एक सेक्शन होता है, यानी आप जिस स्कूल के अंदर पढ़ते हैं वहाँ पर 10th क्लास है, SBS के अंदर एक ओवरऑल एक 10th क्लास है। अब पूरी की पूरी 10th क्लास को पढ़ाना और आप लोगों के लिए पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि उस 10th के अंदर उर्दू मीडियम वाले भी होंगे, उस 10th के अंदर कंप्यूटर साइंसेस वाले भी होंगे, उसी 10th के अंदर आर्ट्स वाले भी होंगे। अब इन तमाम लोगों को बैक वक्त पढ़ाना बहुत मुश्किल है और आप लोगों को पढ़ना भी बहुत मुश्किल है। अब क्या किया, अपनी स्टडी में आसानी के लिए 10th को हमने डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया, यानी कि 10th उर्दू मीडियम या 9th उर्दू मीडियम अलग बना दी, कंप्यूटर की अलग बना दी, बायोलॉजी की अलग बना दी और इसी तरह आर्ट्स का सेक्शन अलग बना दी। हमने उनको ग्रुप्स और सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया। तो इसी तरह ऑर्गेनिजम्स के मुताले को आसान बनाने के लिए उन ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स और सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। अच्छा, अब टेक्सोनोमी के अंदर इन रूल्स को भी स्टडी किया जाता है कि किस रूल के तहत उन ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करना है। तो इन तमाम चीज़ों को, यानी ऑर्गेनिज्म को नाम देना, जिस तरह एक साइंटिफिक नेम है फ्रॉग का राना टिग्रीना, या सरसों के पौधे मस्टर्ड प्लांट का है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस, अब ये यूकलिप्टस है। अब ये तमाम के तमाम जो साइंटिफिक नेम हैं, या ये ऑनियन का एलियम कैपा है, अब ये तमाम के तमाम जो साइंटिफिक नेम हैं ये इस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में दिए जाते हैं। इन तमाम ऑर्गेनिज्म को नेमिंग देने के डिफरेंट रूल्स हैं, वो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं है। तो आप सिर्फ डेफिनेशन को ये समझ लें, स्टडी ऑफ नेमिंग, ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट नेम देना और उन ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन ग्रुप्स के अंदर या सब ग्रुप्स के अंदर, इसको हम कहते हैं टेक्सोनोमी। अब नेक्स्ट है प्लांटोलॉजी। प्लांटोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ फॉसिल्स को। अब नेक्स्ट ये है कि ये फॉसिल्स क्या होते हैं। फॉसिल्स क्या है? आज से ट्रिलियन ऑफ ईयर्स पहले जो ऑर्गेनिजम्स डेड हो गए थे, बेशक वो प्लांट थे या कोई एनिमल थे, जब वो ज़मीन के नीचे दफन हो जाते हैं तो दफन होने के बाद उनकी जो बाकियात होती हैं उनको हम कहते हैं फॉसिल्स। उन फॉसिल्स के मुताले को हम कहते हैं प्लांटोलॉजी। उसके बाद है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं ऑर्गेनिज्म का अपने एनवायरनमेंट के साथ जो इंटरेक्शन है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का अपने माहौल के साथ जो ताल्लुक़ है, उसको हम कहते हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी। हर ऑर्गेनिज्म का अपने एनवायरनमेंट के साथ ताल्लुक़ है। एनवायरनमेंट बेसिकली दो कंपोनेंट पर मुश्तमिल होता है, जिसको हम बायोटिक और एबायोटिक कहते हैं। दुनिया के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो बायोटिक कहलाते हैं और एनवायरनमेंट का ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है बायोटिक। और दुनिया के अंदर जितने भी नॉन लिविंग चीज़ें हैं, उसके अंदर ज़मीन है, उसके अंदर डिफरेंट माउंटेन्स हैं, उसके अंदर रिवर्स हैं, ओशंस हैं, जो कुछ भी है वो सारे के सारे एबायोटिक फैक्टर कहलाते हैं। ए जहाँ भी वर्ड यूज़ होता है बायोलॉजी के अंदर, मोस्टली उसका मीनिंग होता है नॉट। बायोटिक मीन नॉन लिविंग, यानी एबायोटिक नॉन लिविंग। तो जब बायोटिक और एबायोटिक दो कंपोनेंट आपस में मिलते हैं तो वो एनवायरनमेंट बनाते हैं। हम माहौल की अगर डेफिनेशन करना चाहें तो हम यूं कर सकते हैं कि एनवायरनमेंट बेसिकली बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट का मजमुआ होता है। अब उसके अंदर बायोटिक कंपोनेंट लिविंग
और एबायोटिक कंपोनेंट नॉन लिविंग। अब बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट दोनों के एक दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट होते हैं, यानी बायोटिक भी लिविंग के ऊपर, एबायोटिक जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर असरअंदाज होते हैं, और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो नॉन लिविंग जो चीज़ें हैं उनके ऊपर भी असरअंदाज होते हैं। तो ये जो इंटरैक्शन है बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट का, इसको हम बेसिकली इन्वायरमेंट कहते हैं। और इस इन्वायरमेंट के अंदर ऑर्गेनिजम्स का जो इंटरैक्शन होता है अपने माहौल के साथ, उसको हम जिस बायोलॉजी की ब्रांच के अंदर मुताला करते हैं उसको हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। तो ये हमारी जो 5 डेफिनेशंस नेक्स्ट थी वो मुकम्मल हुई। इंशाअल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर है इन्हीं बायोलॉजी की ब्रांचेस को हम कंटिन्यू रखेंगे, और नेक्स्ट जो लेक्चर नंबर 4 होगा उनके अंदर हम नेक्स्ट ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।